रायपुर के भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजे के नाम पर बड़ी गड़बड़ी की खबर IBC 24 ने आपको प्रमुखता के साथ दिखाई थी। इसमें महज 9.38 किलोमीटर में ही करीब 50 करोड़ के मुआवजे घोटाले की बात सामने आई, जिस पर रायपुर जिला कलेक्टर की जांच रिपोर्ट पर भी मुहर लग चुकी है। लेकिन असल में इस खेल के आगे ये आंकड़ा तो कुछ भी नहीं है। ये खेल इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। पूरे मामले का खुलासा करने वाले कृष्ण कुमार साहू से खास बातचीत की है IBC 24 संवाददाता राजेश राज ने। रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच बनने वाली भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हम मौजूद हैं और ये देखिए काम चल रहा है। रायपुर से ये शुरू हो रहा है और यही जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इस तरफ विशाखापट्टनम की ओर जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो मुआवजे के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार खेल हुआ है उसके लिए अब सरकार ने EOW जांच की घोषणा कर दी है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी से लेकर के कई जो सफेदपोश भूमाफिया है वो इसमें संलिप्त है और जिनकी एक शिकायत पर इस पूरे भ्रष्टाचार का भांडा फूटा वो कृष्ण कुमार साहू हमारे साथ हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। आप ही की वो पहली रिपोर्ट थी और शिकायत थी जिसके आधार पर जांच शुरू हुई और फिर पता चला कि सिर्फ 9 किलोमीटर के रेंज में 50 करोड़ रुपए का घोटाला तो ये सरकारी जांच से पुष्टि हो चुकी है। तो जांच इतनी ही है या फिर इससे बड़ा खेल हुआ है? हमने 12 जुलाई 2022 को इसकी शिकायत जैसे ही शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को किया तो मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन अमिताभ जैन जी ने इसका जांच के लिए रायपुर कलेक्टर को चिट्ठी लिखी और रायपुर कलेक्टर ने एक कमेटी बनाई जिसमें बीबी पंच भाई और निधि साहू उसके सदस्य रहे हैं। उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किए। में जैसे ही शिकायत किए 2 महीने में ही जांच का आदेश हो गया। ठीक है। 2 महीने में जांच होने के बाद 11/9/2023 को लगभग साल भर बाद 1 साल में जांच पूरी हो गई। ठीक है। तो ये 11/9/2023 1 साल में जो जांच हुई 53 खसरा में सिर्फ 12 खसरा की जांच के लिए 14 महीना लगाया गया। ओके। और जांच प्रतिवेदन को 11/9/2023 को जांच अधिकारी ने रायपुर कलेक्टर तत्कालीन सर्वेश्वर दास भूरे को सौंप दिया। कार्रवाई हुई फिर तुरंत में? रायपुर कलेक्टर ने उस फाइल को जब तक वो रायपुर के कलेक्टर थे अपने पास दबाए रखा। मैंने उनसे व्यक्तिगत जाकर रिक्वेस्ट किया कि सर जो जांच फाइल है आपके पास है, आपके कार्यालय में है, उसे शासन को भेजी जाए जहां से आदेश निर्देश प्राप्त हुआ है। लेकिन वो अपने रहते तक फाइल को नहीं भेजी। कौन थे कलेक्टर साहब उस समय? उस समय सर्वेश्वर दास भूरे रायपुर के विद्वान कलेक्टर थे। ठीक है, जो भी हुआ आप तो शिकायत करता थे इसमें, क्या पूरी जाँच रिपोर्ट आपके साथ शेयर की गई? नए कलेक्टर रायपुर के भूरे सर के बाद जो आए सौरभ सर, हाँ, तो उनके द्वारा 26 अप्रैल 2024 को ये शिकायत सचिव राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन को भेजी गई और उसके बाद हमने पता किया कि हमारे जांच प्रतिवेदन का क्या हो रहा है। तो हमने सूचना के अधिकार में राजस्व प्रबंधन विभाग के जन सूचना अधिकारी को एक पत्र लिखा कि हमारे शिकायत जांच पे आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई। ठीक है। उन्होंने पत्र में लिखा कि अभी जांच प्रक्रिया में नस्ती प्रक्रियाधीन है, तो जैसे ही होती है तो हम आपको इसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए ये सब तो फाइलों की बात हो गई। अब जरा चूंकि आप इसी आसपास के गांव से बिलोंग करते हैं, आपका आना जाना रहा है यहाँ पे, हुआ क्या था उसमें? ये जो आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2020 को हुआ, उसके बाद कुछ ज़मीनें खरीदी बेची गई, वो तो जांच में साबित हो गई कि एकदम खुले तौर पे मक्खी निकला उन्होंने। लेकिन क्या इतनी ही गड़बड़ी थी? हमारी जानकारी चर्चा तो ये भी है कि जब 30 जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन हुआ था उसके 1 साल पहले ही अलाइनमेंट रिपोर्ट कितने लोगों के पास थी, लोग गांव-गांव में घूमते थे, ये अलाइनमेंट में ज़मीन आ रही है, इसकी खरीदी बिक्री हो गई थी, ऐसी चर्चा सुनने में आ रहे हैं। आपके पास भी जानकारी थी इस तरह की? पटवारी और क्षेत्र का जो भूमाफिया लोग हैं वो अधिकारी, तहसीलदार, आपका SDM भू अर्जन अधिकारी होता है जो जिम्मेदार अधिकारी होता है भू अर्जन के मामले में, उनसे दस्तावेज़ों को जो ओपन नहीं होना चाहिए, जो गोपनीय दस्तावेज होता है उसको सार्वजनिक किया गया पैसे के लालच में। कर्तव्य का दुरुपयोग किया गया और पटवारी के साथ जिस रोड रास्ते से सड़क जाने वाली है उसका बाकायदा सर्वे किया गया और उन किसानों को प्रलोभन दिया गया कि आप अपनी ज़मीन अगर बेचेंगे तो अच्छा कीमत मिलेगा और मुआवजा राशि का भी आपको लाभ
मिल सकता है। अभी विधानसभा में जब मुद्दा उठा तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीबीआई इसमें जांच होनी चाहिए। वो जिस तरह से मुद्दे को उठा रहे हैं संतोषजनक है? आपको संतुष्टि मिल रही होगी कि आपके उठाए मुद्दे पर एटलीस्ट नेता प्रतिपक्ष इतने जोर शोर से मुद्दे उठा रहे हैं? मेरे को विधानसभा की कार्रवाई देखा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने पहला चिट्ठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी को लिखा, जब वो पावर में थे, स्वयं विधानसभा के अध्यक्ष थे और स्वयं कार्यवाही का आदेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं किया और आज प्रतिपक्ष में वर्तमान सरकार से रिक्वेस्ट करते देखे गए, तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। लेकिन जैसे भी उन्होंने मांग किया है, जनता के धन का मामला है और शासन के धन का मामला है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो मामला है विस्तृत ढंग से उसका खुलासा होना चाहिए। अब चूंकि आपकी शिकायत पे इतने सारे जांच आगे बढ़ रही है, सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से आपको कोई बुलावा आया है बयान के लिए या फर्दर जानकारी के लिए? अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई बुलावा जांच अधिकारी द्वारा जिस EOW से सरकार जांच कराने का कैबिनेट ने फैसला किया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन हमने उस EOW को 2022 में ही पूरा पुलिंदा सौंप दिया था। अब दूसरा, देश का कानून कहता है कि देश के भीतर अगर किसी प्रकार का कोई अपराध हो रहा है तो उसकी सूचना नागरिक को फौरन संबंधित सेक्शन को, विभाग को देनी चाहिए। नहीं देना भी एक प्रकार का अपराध है। तो हमने तो अपना कर्तव्य 2022 में ही पूरा कर दिया। अब ये जिनका कर्तव्य है, जिनको इसके बदले में वेतन, भत्ता, TA, DA एवं अन्य सुविधाएं उस काम के लिए मिलता है, वो चुप क्यों बैठे हैं, ये भी समझ से परे है। हमने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को भी लिखा, जिनका धन है, और नितिन गडकरी जी को भी लिखा, जिनकी सड़क है, वो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो ये अभी तक क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। NHAI की तरफ से कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके अधिकारियों को पता था? आपने शिकायत की थी, वहाँ तक भी की थी? हाँ, हमने तो पूरे विस्तृत रकबा खसरा का डिटेल और अन्य दस्तावेज संलग्न करके उनको शिकायत कर दिया कि ये आपके सड़कों में हो रहा है। तो विशुद्ध रूप से तो नुकसान सबसे पहले तो उन्हीं का हो रहा है, क्योंकि पैसा उन्हीं का है, विभाग उन्हीं का है। अगर कोई मुआवजा के नाम पे 100 करोड़ रुपए ज्यादा ले रहा है, नुकसान तो उन्हीं का जा रहा है। फिर वो क्यों नहीं समझ पाए? 9.5 किलोमीटर में जो मोटा 49 करोड़ से अधिक का बंदरबाट किया गया है, ये उसी का प्रभाव प्रतीत होता है। उनकी जो खामोशी है वो इसका प्रभाव। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो एक भूमाफिया, एक नेटवर्क, एक गैंग सक्रिय हुआ था इस क्षेत्र में, और बाकायदा यहाँ के किसानों को अलग से कहीं खाता खुलवाया गया, जबकि हर किसानों के पास अपना लोकल खाता था। वो क्या प्रसंग है? मेरे को भी सुनने में आया है कि किसानों से राजस्व अमला के जो अफसर हैं, उनके लगे जो साठगांठ करने वाले भूमाफिया हैं, वो किसानों से संपर्क किए कि उनको राशि दुगुना चौगुना, कई गुना राशि उनको दिलाया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने उनसे एक बेरर चेक लिया, बिना डेट वाली, और किसानों को जब चेक का वितरण हुआ, शासन से जो मुआवजा की राशि मिली, तो उस चेक को और उस किसान को लेकर के बाकायदा स्थानीय स्तर पे बैंक खाता होते हुए उन्हें महासमुंद के ICI बैंक शाखा ले जाया गया और उनके चेक को उनके खाते में जमा करवाया गया, अलग से खाता खोल के, और उस खाता को जितनी मनचाही राशि तुरंत कैश विड्रा किया गया। जबकि एक आम नागरिक बैंक में जाता है तो RBI एक्ट का हवाला देते हैं कि 50,000 से अधिक आपको कैश नहीं मिल पाएगा, बाकी आपको चेक पेमेंट से, चेक से वो करना पड़ेगा करके। तो उनके द्वारा लाखों रुपया, करोड़ों रुपया ऐसी केस निकाला गया है। दूसरा, बैक डेट में जो किसानों से चेक लिया गया था उसको भी भूमाफिया ने अपने अकाउंट में जमा किया और RTGS करवाया, और उसमें जो भी आहरण अंतरण का जो कार्य है वो किया गया। और ऐसे राशि भी भूमाफिया के कुछ एक से अधिक बैंक खाता में लगभग 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का जानकारी सामने लोगों के उससे आ रहा है। ये खुलासा है, और खुलासा इसलिए भी बहुत अहम है कि अब इस पे EOW जांच करने जा रही है। जांच जब शुरू होगी तो उम्मीद करते हैं कि पूरे थॉरली जांच होगी, और अभी तक जो प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने जांच की है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। शिकायत हुई है 56 खसरे की और जांच हुई है सिर्फ 12 खसरे की, और प्रभावित है 406 खसरा। आप अंदाज़ा लगाइए, ये सिर्फ 9 किलोमीटर की बात हो रही है। अगर ये पूरे कॉरिडोर की जांच हो गई और हर खसरे की जांच हो गई, बहुत आसान है, भुइयां में टुकड़े टुकड़े करके रखे हुए हैं, एक वो भी जांच कर लीजिए। और जिस तरह से आवाज़ें उठ रही है, जिस तरह से तथ्य है
कि नोटिफिकेशन तो हुआ है 30 जनवरी 2020 को, लेकिन जमीन की खरीद बिक्री तो 1 साल पहले शुरू हो गई थी, ठीक उसी अलाइनमेंट पे। तो रिपोर्ट लीक हो गई थी और इसमें NHAI के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। इसलिए क्योंकि रिपोर्ट लीक कैसे हुई, और इसलिए भी कि अगर फाइनल सर्वे में कुल 100 खसरे प्रभावित हो रहे थे, तो फिर मुआवजे के वक्त में वो 150 और 200 खसरे कैसे हो जा रहे हैं, इस बात की भी जिम्मेदारी NHAI के अधिकारी को उठानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन नजीर खान के साथ राजेश राजा, IBC 24 रायपुर। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार की परतें दिन ब दिन खुलती ही जा रही हैं और न जाने और ऐसे कितने पर्दे हैं जो अभी उठना बाकी हैं।